अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें अजात शत्रु का दर्जा दिया गया था, उनका कोई दुश्मन नहीं था। और राजनीति में भी उन्होंने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको आदर्श राजनीति कह सकते हैं। जब एक सीट कम थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक छोड़ दिया। और जिस समय आप जानते हैं कि उनका जो उद्बोधन था सदन के अंदर, उस समय पूरे देश में जैसे कर्फ्यू सा लग गया था, ऐसी स्थिति बनी थी। सम्माननीय अटल जी के साथ मुझे भी रहने का मौका मिला था। कई बार उनके साथ में हमने और कार्यक्रम भी किए थे। हमारे पाली में तो एक दृष्टांत भी है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनको टिफिन ला करके खाना तक खिलाया था। और जब वो विदेश मंत्री थे हिंदुस्तान के, तब मैं जब मिलने गया तो मुझसे पूछा आजकल कहाँ हो। उस समय मैं सांबर में, यानी जयपुर उपजिला प्रचारक था, तो सांबर मुख्यालय था। तो मैंने कहा मैं सांबर में हूँ। बोले फिरनी लेके आए हो क्या? यानी इतना तक याद है उनको कि किस क्षेत्र की कौन सी खाद्य सामग्री या कुछ भी प्रसिद्ध है। अटल जी को बहुत याद करते हैं हम सब, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। राष्ट्र पुरुष हैं। उन्होंने इस हमारी पार्टी को वटवृक्ष बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए आज अटल जी का जो जन्म दिवस कल है, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे राजस्थान के सदैव मुख्यमंत्री भजनलाल जी आज यहाँ पर आए। उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की, उनका स्मरण किया, माल्यार्पण किए। हम सब लोग अटल जी को लेकर के और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आज उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मदन जी, पार्टी ने बहुत काम किया, आपकी सरकार ने एक से बढ़कर एक काम किया। कल एक कवि सम्मेलन था, उसमें सुंदर शर्मा जी ने कहा कि 5 साल में यहाँ पर सरकार बदल जाती है। सरकार नहीं, खत्म बदल जाती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? 5 साल में सरकार बदलने वाली? हम नहीं बदलेंगे अब। हम अब बदलने वाले नहीं हैं। जो सुरेंद्र शर्मा जी ने चिंता जाहिर की, उनकी चिंता हम मिटा देंगे। हम स्थायी शासन देंगे। हम 5 साल बाद वाला मामला नहीं है। उन्होंने तो मजाक में कहा था कि आप कसम बदल देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये परंपरा नहीं है। नहीं बदलेंगे, हम स्थायी रहेंगे। डोटासरा और टीकाराम जूली दोनों ने आरोप लगाए हैं कि फसल खराबा का जो पैसा है वो भाजपा विधायक और कांग्रेस विधायक देख के दिया गया है। जहाँ कांग्रेस विधायक है वह पैसा नहीं दिया गया है। देखिए, एक बात मैं बताऊं, वो भी शासन में रहे हैं। डोटासरा जी को भी और जूली साहब को भी ये ध्यान होना चाहिए कि वहाँ हमारे यहाँ सर्वे होता है, और सर्वे कोई व्यक्ति उस हिसाब से नहीं होता, ऑनलाइन सर्वे भी होता है। खराबा जहाँ हुआ है वहाँ निश्चित रूप से मिलेगा। किसी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा। रेवत राम डांगा को लेकर के आपने कहा कि हम उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो वाकई में असंतुष्टता क्योंकि आपकी भी नजर आ रही है और जो सदाचार कमेटी है वो भी असंतुष्ट नजर आ रही है। किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? आप देखिए, मैं तो उनको भी बहुत बुरा मानता हूँ कि जयकृष्ण पाटीदार जो बागीडोरा से विधायक थे और जिन्होंने प्रश्न लगाए किसी को प्रभावित करने के लिए और प्रश्न से हटने के लिए पैसे मांगे और करोड़ों रुपए मांगे, उनकी भी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए थी। और मैं तो ये, हालांकि नाटक था एक, ये कोई MOU वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला था, एक नाटक था। लेकिन उस नाटक में भी स्वीकारोक्ति को मैं ठीक नहीं मानता, इसलिए मैंने उसको अनुशासन समिति में भेज दी। पार्टी पीछे हट रही है रेवत राम डांगा से, क्योंकि नागौर के मेड़ता सिटी कार्यक्रम में भी बुलाया नहीं गया। आपके विधायक हैं वो सिटी। देखिए, बुलाया नहीं जाता है, आया जाता है। हमने तो कोई मतलब बुलाना क्या है, हम तो आम कार्यकर्ता के लिए है। वो तो कार्यक्रम सार्वजनिक था। अध्यक्ष जी, आप स्पष्टता के तौर पे ईमानदारी को रखते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि असंतुष्टता है और अनुशासन समिति में वो भेज दिया है, तो माना जाए कि गलती और इस तरीके की गलती जो लापरवाही एक पार्टी फोरम पे हुई है? मैं एक बात बताऊं, अनुशासन समिति निर्णय करेगी। जो विचाराधीन है समिति के सामने, उस पर मुझे कोई अभी निर्णय नहीं देना है।
नरेगा को लेकर भाई साहब तो बाहर से राम जी को लेकर नरेगा को लेकर बड़ा विवाद है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि नाम बदल रहे हैं, योजनाओं को देखिए एक बात सुनो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कांग्रेसी नेताओं पर बड़ा यूं दुख भी होता है। वो सोचते नहीं है कि जहां 100 दिन किसी को रोजगार मिलता था, एक साल में हमने 125 दिन किए। उनको आपत्ति क्या है? पहले किसान जब कृषि की बुवाई करता है या कटाई करता है, उस समय हमने नरेगा को और रोका ताकि किसान को मजदूर मिल सके। इसमें उनको दिक्कत क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, हाँ, वो ये कह रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस प्रकार का विरोध करना जो जनहित में है। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, भ्रष्टाचार कितना होता था मैंने देखा है, मैंने सदन में बोला है कि कई जॉब कार्ड लोगों के घरों में, सैकड़ों जॉब कार्ड लोगों के घरों में पड़े थे। लोगों ने उनके खाते खुलवा दिए और पैसे उससे निकाल करके ले लेते थे, जबकि जिसका जॉब कार्ड है वो विदेश में धंधा कर रहा है, विदेश में है, कमा रहा है, उसका जॉब कार्ड हिंदुस्तान में बना हुआ है। अब ये नहीं हो सकेगा। बिचौलियों को जब अब कमाई नहीं मिलेगी ना बीच में खाने के लिए, इसलिए अफवाह फैलाएंगे वो। अरावली को लेकर के क्या कहेंगे सर? अरावली को लेकर के हमने बहुत स्पष्ट किया है कि अरावली में 1 इंच भी हम खनन, अवैध खनन, किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे, अरावली को हानि नहीं होने देंगे। अरावली हमारी राजस्थान की जीवन रेखा है, हम उसको बचा के रखेंगे। और मैं तो अशोक गहलोत जी भूल रहे हैं कि 2002 में और उसका 100 मीटर का उनके मंत्रिमंडल ने ये प्रस्ताव भिजवाया था, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका उपयोग किया है। तो गहलोत साहब ये क्यों भूल रहे हैं? क्यों उन्होंने बना करके भिजवा दिया? उनकी सरकार में भिजवाया, उनके पाप हम धो रहे हैं। ये उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये जो हाइट अरावली किसी भी पर्वत की ले लो, अरावली पर्वत श्रेणियों के अंदर की हाइट से संबंधित मामला नहीं है। अरावली को छोड़ करके दूर किसी गांव में कोई खेत है, कोई वहाँ पहाड़ है, उस पहाड़ से संबंधित है ये। इसलिए अरावली को इससे जोड़ना ठीक नहीं है। कोई भी इससे जोड़ता है, ये मैं सोचता हूँ कि उसने पूरा कानून पढ़ा नहीं है। अरावली से चिपटी हुई कोई भी है, यानी 500 मीटर तक भी कोई है, तो वो अरावली मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। अलग कोई दूर 8-10 किलोमीटर दूर कोई पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर खनन हो रहा है, उसमें भी ये तय किया गया है कि जितना उसका फैलाव है, उस फैलाव से उसका नाप किया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से हमारे और भूपेंद्र जी यादव ने क्लियर भी कर दिया था। ये उस पहाड़ी पर खनन की बात है, ये अरावली के अंदर की पहाड़ी पर खनन की बात नहीं है। हम तो कई गांवों को रास्ता देने में भी पापड़ बेलने पड़ते हैं, मुश्किल है, नहीं मिलती है अनुमति। रास्ता बनाने के लिए अनुमति नहीं मिलती है तो खनन के लिए कैसे दे सकते हैं? हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। रेवतराम डांगा 2025 को बीजेपी किस तरह से देखती है अपने लिहाज से प्रदेश में? 2025 देखिए, पहले तो आप 24 की बात कर दो। 2024 तक हमने इतने विकास के काम कर दिए कि कांग्रेस ने 5 वर्ष में भी नहीं किए, उससे अधिक हमने विकास के काम किए। अब 2025 और ख़त्म हो रहा है, उसकी बात भी हम कर लें, उसमें भी हमने बहुत विकास के काम किए और कई आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे ERCP को ले लो, राइजिंग राजस्थान को ले लो। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी 4 बार राजस्थान में आ गए, यहाँ से उन्होंने और मृदा परीक्षण की वो भी शुरू किया, ई-नाम योजना शुरू की, कई काम किए। ये हमारे विकास का मील का पत्थर साबित होगा। और 2026 की बात यदि करो तो उसमें हम और कुछ करके दिखाएंगे। और हमने जो विकास के काम किए वो हमने जनता के बीच में बताए। हम प्रतिवर्ष ये काम करेंगे। बीजेपी, देखिए बीजेपी ने यूं समझो तो हमने संगठन को सुदृढ़ किया, नीचे के स्तर तक की इकाइयां हमने तैयार की। हमने एक उपचुनाव को छोड़कर एक उपचुनाव में हमने मार खाई है, हम उससे हमको सीख भी मिली है। हम सब और भी उसकी पूरी समीक्षा भी हमने कर ली है, उसमें सुधार भी हम करने के लिए तैयार खड़े हैं। और बाकी जो आगे के लिए भी जो रचनाएं हमने तैयार कर ली है, जो सब हम उसमें सफल होंगे सभी मामलों में। आप सुधार की बात कर रहे हैं, तो बाहर से नेता
आते हैं पार्टी में, विधायक बन जाते हैं और उसके बाद पे उन पे आरोप लग जाते हैं, जैसे रेवत राम डांगा, तो क्या पार्टी की विचारधारा को नहीं समझ पाते हैं या पार्टी क्या होता है, एकदम जादू के डंडे से व्यक्ति नहीं सुधरता। व्यक्ति सुधरेगा संस्कारों से, नियमित साथ रहने से। नियमित साथ में रहेगा तो धीरे धीरे संस्कार प्राप्त करेगा। वो संस्कार प्राप्त करना कोई एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है, साथ रहने से ही होता है।